everyone, welcome back to my channel Gaming and Educating. So, in the last video we had discussed modern methods of performance appraisal. The next we have is management by objective, we know it as MBO. MBO में basically जो managers हैं वो एक specific goal पहले से ही set कर देते हैं employees का और उसको पीरियोडिकली असेस करते हैं कि क्या वो गोल अचीव हो पा रहा है या नहीं, उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते हैं। अगर कोई लूप होल होता है तो वहाँ उसको टैकल किया जाता है, उसको डील किया जाता है। सो दिस इज़ द चार्ट फॉर MBO। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिफाइन होता है, उसके अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयज़ के इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स किए जाते हैं। देन जो उसका सुपीरियर है वो चेक करता है कि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो, उस क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। फिर उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट या रिव्यू किया जाता है। देन द मैनेजर गिव द फीडबैक टू द एम्प्लॉय और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है। माइट बी सो कि अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया है देन ही इज़ गेटिंग द रिवॉर्ड्स, और अगर नहीं अच्छा परफॉर्म करता है इट माइट बी सो दैट ही इज़ पनिश्ड, या फिर उसको ट्रेनिंग या डेवलपमेंट नीड्स की जो ज़रूरत है उसको असेस किया जाए। MBO बेसिकली शुड बी स्मार्ट, SMART। S मीन्स MBO में जो ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं वो स्पेसिफिक हों, मेजरेबल हो, क्वांटिटेटिव हो, अचीवेबल, वो अचीव होने के लायक हो। ऐसा नहीं हो कि जो एम्प्लॉय है वो उन ऑब्जेक्टिव को अचीव ही ना कर सके। रियलिस्टिक हो, दैट मीन्स दे कैन बी रियलाइज्ड बाय द एम्प्लॉयज़ एंड टाइम बाउंड। जनरली या वेग स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए ऑब्जेक्टिव की, दे मस्ट बी टाइम बाउंड कि आपको कितने महीने में या कितने डेज में एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। देन वी हैव बार्स, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स। इस सिस्टम में बेसिकली हम क्या करते हैं कि कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट्स लिए जाते हैं रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयज़ जॉब और उनकी रेटिंग कर दी जाती है। उस रेट के साथ साथ उसको पॉइंट्स दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बार्स में क्रिटिकल इंसिडेंट हो गया कि कोई एम्प्लॉय की डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन कितनी है डिसीजन मेकिंग में या मीटिंग्स में उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। जब कंपनी में डाउनफॉल आया, मीटिंग कंडक्ट हुई, तो व्हाट काइंड ऑफ सजेशन ही इज़ गिविंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर अब हम इसमें रेट दे देते हैं कि ही वॉज पुअर, एवरेज, अबव एवरेज और बेस्ट, सो दीज आर द वेरियस रेट्स। अब जो पुअर होगा उसको हम 1, 2 दे सकते हैं, देन एवरेज को 3, 4 हम पॉइंट्स दे सकते हैं, अबव एवरेज को 5, 6 दे सकते हैं। तो इस तरीके से एम्प्लॉय के बिहेवियर को असेस किया जाता है और उसके बिहेवियर को ही रेट दे के पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय के बिहेवियर को असेस करके उसकी परफॉर्मेंस को फाइंड आउट किया जाता है कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस कैसी थी। HR डिपार्टमेंट इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और एम्प्लॉय की जो बिहेवियर है उसको असेस करके ये फाइंड आउट किया जाता है कि उसकी परफॉर्मेंस पुअर थी, एवरेज थी या गुड थी। जो रेटर है, जो इवेल्युएटर है, वो अकॉर्डिंगली एम्प्लॉय को रेटिंग देता है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एक्सट्रीमली पुअर, पुअर, बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज, गुड, एक्सट्रीमली गुड, ये हमने रेट दे दिए। इन रेट्स को अब हमने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया। एक्सट्रीमली पुअर 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7। नाउ वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर। अगर एम्प्लॉय का बिहेवियर ऐसा है कि वो एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि कॉफ़ी ब्रेक्स बढ़ें या रूम वगैरह हो, तो वो उसकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं नेगेटिव है। या कैन एक्सपेक्ट टू इन्फॉर्म ओनली अ पार्ट ऑफ द कस्टमर, वो एम्प्लॉयज़ जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो कस्टमर को इन्फॉर्म ही नहीं कर रहा है। या वो थर्ड बिहेवियर हो सकता है कि वो सुपरवाइज़र के अकॉर्डिंगली ही नहीं चल रहा है, या गुड्स की डिलीवरी टाइम पे नहीं दे रहा है, या वो कस्टमर के कांटेक्ट में है, वो क्रिएटिव आइडियाज़ देता है, वो वैल्यूएबल सजेशन देता है। तो हम धीरे 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 उसके बिहेवियर को हम चेंज कर रहे हैं या असेस कर रहे हैं। तो जो बहुत ही नेगेटिव बिहेवियर शो करता है, एक्सट्रीमली पुअर रेटिंग में उसको 1 पॉइंट दिया जाता है। देन जो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होती है उस किसी एम्प्लॉय के बिहेवियर में, या जो कोई डिफरेंट एम्प्लॉय है जिसका ये बिहेवियर है, तो अकॉर्डिंगली हम उसके बिहेवियर के बेसिस पे रेट देके उसको पॉइंट्स देते हैं एंड देन वी सी व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस ही इज शोइंग। Now what are the various purposes of performance appraisal? Performance appraisal के क्या क्या purposes हैं? First one is to provide a structure for communication between the employees and management. एक कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह वर्कआउट करता है जो एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट में हो, ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि मैनेजमेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है एम्प्लॉयज़ से एंड अकॉर्डिंगली वो वहाँ पे सूटेबल वे से काम कर सके।
देन टू प्रोवाइड द सेटिस्फैक्शन एंड टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़, जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन हाई मिलती है, दे फील मोटिवेटेड एंड अकॉर्डिंगली दे आर बीइंग रिवॉर्डेड। इसके साथ साथ टू असेस द क्वालिटी ऑफ जॉब परफॉर्मेंस, किस एम्प्लॉय ने कैसा जॉब परफॉर्मेंस किया है, अकॉर्डिंगली उन्हें फीडबैक देना, जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे उसका फ्यूचर परफॉर्मेंस और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना, ये देखना कि किन एम्प्लॉय को किस टाइप की कोचिंग की, ट्रेनिंग या डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है, एक बेटर नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय क्रिएट करना ताकि वो मोटिवेटेड हो काम करने के लिए, और जिनकी अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है उनको भी ट्रेनिंग वगैरह देना, उनकी काउंसलिंग करना और इसी के अकॉर्डिंगली कंपनसेशन के रिलेटेड डिसीजंस लेना। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? फर्स्ट वन है बेनिफिट्स क्या हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल्स के। फर्स्ट है इसके अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, क्योंकि जब ये एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि उनकी क्या स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं, उनके क्या लूप होल्स हैं, अकॉर्डिंगली दे कैन इम्प्रूव एंड अलॉन्ग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो गेट्स बेनिफिटेड बाय दिस। इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ बिकॉज एम्प्लॉयज़ की जो नीड्स एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट वो फुलफिल करता है, उसके बेसिस पे उनकी ग्रोथ होती है। करियर प्लानिंग में हेल्प आउट करता है बिकॉज जो एम्प्लॉयज़ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं दे आर बीइंग गिवन दी नेक्स्ट बेटर अपॉर्चुनिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस जहाँ पे कोई लूप होल्स हैं या पॉलिसी मेकिंग में कहीं लूप होल्स हैं, बिकॉज अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है, इट माइट बी सो कि हमने अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं। हेल्प्स इन टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग प्रमोशन, मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को बेटर वर्क करने के लिए और एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देता है बेटर वर्क करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। देन व्हाट आर द वेरियस लिमिटेशंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल? इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। फर्स्ट वन है इनकंसिस्टेंट रेटिंग्स, जो रेटिंग्स है अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं दी गई हैं तो ये दिस इज़ नॉट अ गुड सिंबल ऑफ गुड परफॉर्मेंस अप्रेजल। हेलो इफेक्ट है कि एम्प्लॉयज़ के किन्हीं एक ट्रेट के बेसिस पे ये जज कर लेना कि वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा परफॉर्म करता होगा या बहुत नेगेटिव परफॉर्म करता होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक एम्प्लॉय है, उसको एब्सेंटिज़म उसकी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ हिज फैमिली प्रॉब्लम, तो उसके इस एस्पेक्ट को कंसिडर करके ये जज कर लेना, प्री डिफाइंड कर लेना कि दैट मीन्स ही मस्ट नॉट बी वर्किंग वेल, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, तो ये एक हेलो इफेक्ट है। या किसी के साथ हम जो इवैल्यूएटर है उसकी पर्सनल बायसनेस है, वो भेदभाव करता है। जो इवैल्यूएटर है वो बहुत ही लीनियंटली सबको रेटिंग दे रहा है, सबको 8, 9, 10 की रेटिंग दे रहा है, या बहुत स्ट्रिक्ट है, माइट बी सो 2, 3, 4 की रेटिंग दे रहा है बिकॉज ऑफ हिज ओन पर्सनैलिटी। सबको एवरेज रेटिंग देना कि सभी एम्प्लॉयज़ की एवरेज निकाल के उनको एवरेज रेटिंग देना कि दैट मीन्स कि ज़्यादा डिफरेंस उनमें नहीं समझना। कोई डेफिनेट स्टैंडर्ड सेट ना करना या ऐसा सिस्टम सेट करना जो कि रिलायबल ही नहीं है, ऐसा रेटिंग सिस्टम जो रिलायबल ही नहीं है। इनकम्पिटेंसी ऑन द बिहाफ ऑफ इवैल्यूएटर, अगर इनकम्पिटेंट है, या कई बार ऐसा होता है कि जो ट्रेड यूनियन है वो भी रेजिस्ट करती हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम को। देन सिमिलरिटी एरर इज़ ऑल्सो देयर, जो इवैल्यूएटर है उसमें जो ट्रेड्स हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो वही दूसरे में ढूंढता है। अगर किसी दूसरे में वो क्वालिटीज़ हैं देन ही थिंक्स दैट द अदर पर्सन इज़ गुड, वो भी अच्छा ही परफॉर्म करता होगा। तो यहाँ पे ये लिमिटेशंस है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम की या मॉडर्न मेथड्स की। इश्यूज़ इन अप्रेजल सिस्टम, बेसिकली क्या इश्यूज़ हैं जो नहीं समझ में आते हैं, वो ये हैं कि परफॉर्मेंस अप्रेजल को फॉर्मल रखे या इनफॉर्मल रखे जाए, किसकी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करें, रेटर्स कौन होगा, यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, किन किन क्राइटेरियाज़ को इवेल्युएट करना है, अब जो प्रॉब्लम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अप्रेजल आएंगी उनको कैसे सॉल्व करना है, कौन सी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी, बिहेवियर को इवेल्युएट करना है, टास्क को करना है, क्वांटिटेटिव करना है या क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस असेस करनी है, क्या मेथड होना चाहिए। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो कि इवेल्युएटर के सामने आते हैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल। देन वी हैव व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द फिलोसफी, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए, क्या परफॉर्मेंस टूल्स यूज़ करने जा रहे हैं ये क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए। परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो मेन पर्पस है वो सभी को कम्युनिकेट करना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए एम्प्लॉयज़ का कि क्या पर्पस है। जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह जो हैं जिससे जो जॉब एक्सपेक्टेड है वो ऑलरेडी उनको रिटर्न वे में उनको पता होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ जॉब क्या एक्सपेक्टेड है, बिकॉज उसके अकॉर्डिंगली ही वो परफॉर्म करेंगे एंड अकॉर्डिंगली ही उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा
देन जो अप्रेजल टूल्स हम इसमें यूज़ करते हैं वो इस टाइप के होने चाहिए जिनमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी गई हो एम्प्लॉयज़ को, रेटर को, उनको पता हो कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। जो इवेल्युएटर या रेटर हैं उनको एडिक्वेट ट्रेनिंग पहले से मिलनी चाहिए कि उनको क्या सिस्टम यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल का प्रोसीजर है वो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इजी टू कम्युनिकेट होना चाहिए। जो भी अप्रेजल का प्रोसीजर है इवेल्युएट करने का वो उसी के अकॉर्डिंगली पहले प्लान करना चाहिए कि कौन सा सिस्टम हमें यूज़ करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही मेथड चूज़ करके उनकी इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स। इसके पहले भी जो हमने वीडियो इसमें शेयर की है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पुटअप कर दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ से डिटेल देख लीजिए। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गेमिंग एंड एडुकेटिंग, एंड प्लीज़ like it, comment it and share it.